बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। यह है क्लास नंबर 16 एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी की, यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। इस क्लास में हम कर रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 में हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की। इससे पहले की सभी क्लासेस को यदि आपको देखना है तो आपको जाना होगा प्लेलिस्ट पर, और वहां पर कहीं पर आपको लिस्ट में मिल जाएगा एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी। वहां पर जाकर के आप बाकी की सभी क्लासेस देख सकते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि यूनिट 2 के सिलेबस में है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसके साथ साथ वैदिक और उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। वैदिक काल के बारे में भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर हमने वैदिक काल की सामाजिक दशा और आर्थिक दशा को समझा, और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था की। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार अलग अलग तरीके से आया है। क्वेश्चन वही है बार बार, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, और बार बार वही है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का मतलब ऋग्वैदिक काल है। पूर्व वैदिक कालीन प्रशासनिक स्थिति का वर्णन कीजिए, या वैदिक काल में प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से विभाजित थी। बात वही है सेम। आपको यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है जो वैदिक काल में विद्यमान थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस काल का जो प्रशासन था वो था कबायली। अब यहां पर यह शब्द आया है कबायली। देखिए, इसका मतलब यह होता है कि लोग किसी देश से नहीं बल्कि अपने कबीले अर्थात अपने परिवार या रिश्तेदारों से बंधे होते थे। लोग उस समय जिस सामाजिक इकाई से बंधे होते थे वो कोई राज्य या देश नहीं होता था, वो होता था अपना कबीला, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपना कुल। कहने का मतलब यह है कि उस समय शासन का आधार कोई इलाका नहीं था, कोई देश या कोई राज्य नहीं था, बल्कि लोगों का समूह था जिसको कहते थे जन। जिसे क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि जैसे आज एक देश की भावना है, हम सभी लोग भारतीय हैं, हम सभी के अंदर राष्ट्र की एक भावना है, हम सभी राष्ट्र से बंधे हुए हैं, हम देश से बंधे हुए हैं, उसके प्रति हमारी एक भावना है। उस समय लोगों की जो भावना थी ये अपने कबीले यानी अपने परिवार या रिश्तेदारों से थी, यानी लोग अपने कबीले से बंधे होते थे, और इनके शासन का आधार कोई इलाका नहीं होता था, कोई देश या राज्य नहीं, बल्कि लोगों का एक समूह होता था जिसे जन कहा जाता था। अब हम उसी प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होता था वो होता था परिवार। आप समझिए ध्यान से, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उस समय परिवार होता था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे पहला स्टेप था वो फैमिली थी। और उस समय प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी, उसको कहते थे जन। जैसे आज जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है वो है देश का शासन, देश की सरकार। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो होता था जन। आइए एक बार वैदिक काल का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको एक बार बढ़ते क्रम में समझने का प्रयास करते हैं। इनका जो प्रशासन का आधार था, इनके प्रशासन की जो सबसे पहली इकाई होती थी वो होता था कुल या परिवार, यानी इनका प्रशासन परिवार से ही शुरू हो जाता था। कुल यानी परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, और इसके मुखिया होते थे पिता, जिसे कहते थे कुलप। कुल के बाद आता था ग्राम। ग्राम ये कई परिवारों का समूह होता था या कई कुलों का समूह होता था, और इसका मुखिया कहलाता था ग्रामणी। प्रशासन की जो दूसरी इकाई होती थी वो होता था ग्राम, ये कई परिवारों का समूह होता था, और इसके मुखिया को यानी ग्राम के मुखिया को कहते थे ग्रामणी। और इसके बाद आता था विश। विश यानी जैसे कि आज के टाइम में जिला, यह कई गांवों का समूह हुआ करता था, और इसका मुखिया कहलाता था विशपति। और नंबर 4 पर सबसे बाद में आता था जन यानी कबीला, और ये कबीला ही प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई यानी एक तरह से राज्य होता था, और इसका मुखिया कहलाता था राजन यानी राजा। तो वैदिक काल में प्रशासन की इकाइयां किस प्रकार से थी? सबसे पहले कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश, और विश के बाद जन यानी कबीला। जैसे अब यदि हम वर्तमान में बात करें, सबसे पहले होता है ग्राम, ग्राम के बाद फिर आता है हमारा कस्बा या विकास खंड, डेवलपमेंट ब्लॉक, उसके बाद फिर तहसील आती है, तहसील के बाद जिला होता है, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद देश। तो इसी प्रकार उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता था कुल, और कुल का हेड कहलाता था कुलप। उसके बाद आता है ग्राम, ग्राम का हेड होता था ग्रामणी, और फिर उसके बाद आता है विश, जो कि जिले के जैसा था, उसका हेड होता है विशपति, और सबसे लास्ट में जन, और उसका हेड होता था राजन यानी राजा। सेम चीज यहां पर इंग्लिश में भी है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड वाज ट्राइबल। इस पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्राइबल था, यानी कबायली था, कबीले जैसा था। दिस मींस पीपल वर कनेक्टेड टू द क्लैन। जो लोग थे वो कनेक्ट होते थे अपने क्लैन से, यानी ट्राइब से, अपने रिलेटिव से, नॉट टू अ स्पेसिफिक कंट्री और स्टेट। वो किसी देश या राज्य से नहीं, वो समर्पित होते थे अपने क्लैन, अपने वंश के प्रति, अपने कबीले के प्रति। द रूल वॉज नॉट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टेरिटरी। जो शासन होता था वो किसी स्पेसिफिक टेरिटरी यानी किसी लैंड एरिया पर नहीं होता था शासन, बट ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह पर, और उन लोगों का समूह ही कहलाता था जन। बात करते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन वाज द फैमिली। एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी वो होती थी फैमिली यानी परिवार। एंड द लार्जेस्ट यूनिट वाज जन, और जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी प्रशासन की वो होती थी जन यानी कबीला। द स्ट्रक्चर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वाज एज फॉलोज। यदि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो ये कुछ इस तरह से था। सबसे पहले था कुल यानी फैमिली, दिस वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ द फैमिली वाज फादर नोन एज कुलप। एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी कुल, और इस कुल का जो हेड कहलाता था वो कहलाता था कुलप। इसके बाद आता था ग्राम यानी विलेज। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ मेनी फैमिलीज एंड इट्स हेड वाज कॉल्ड ग्रामनी। फिर इस ग्राम के बाद आता था विश, इट वाज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट। दिस वाज अ ग्रुप ऑफ मेनी विलेज, इट्स हेड वॉज कॉल्ड विशपति। ये जो विश था ये लगभग एक जिले जैसा होता था। दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ मैनी विलेज, ये बहुत सारे गांवों का एक समूह हुआ करता था, और इसका जो मुखिया होता था, जो हेड होता था, वो कहलाता था विशपति। और इसके बाद आता है जन यानी ट्राइब। दिस वॉज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक अ स्टेट, एंड इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजन यानी किंग। और अब यदि बात करें इस जन के हेड, इस राजन की, इस राजा की स्थिति की, तो राजा को राजन कहा जाता था, और उसका पद वंशानुगत यानी जैसे पिता के बाद बेटा होता है, उसका पद वंशानुगत होता था, लेकिन उसे मनमानी करने की छूट नहीं थी। राजा का मुख्य काम गायों की रक्षा करना, युद्ध लड़ना और कबीले की सुरक्षा करना था, यानी जन की सुरक्षा करना था, लोगों के समूह की सुरक्षा करना था। राजा को गोपा जनस्य यानी कबीले का रक्षक और पूरा भेदता यानी किले तोड़ने वाला कहा जाता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वह केवल युद्ध का नेता होता था। राजा उस समय लैंड का स्वामी नहीं होता था, किसी भूमि क्षेत्र का मालिक नहीं होता था राजा, वो केवल और केवल लोगों के समूह का राजा होता था और युद्ध का नेता होता था। स्टेटस ऑफ द किंग एट दैट टाइम, द किंग वॉज कॉल्ड राजन, हिज पोजिशन वॉज हेरेडिटरी, the son became king after the father, however he did not behave absolute power। वैसे तो जो राजन का पद होता था वो वंशानुगत होता था, नहीं राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन फिर भी he did not have absolute power, उसके पास मनमानी करने की छूट नहीं थी। he could not just do whatever he wanted। the king's main job was to protect the cows, उसका जो मुख्य काम होता था वो गायों की रक्षा करना, fight wars युद्ध लड़ना, and ensure the safety of the tribe, और कबीले की रक्षा करना उसका काम होता था। द किंग वॉज कॉल्ड गोपा जनस्य, गोपा जनस्य का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब या प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। और पूरा भेदता, पूरा भेदता का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स। जो राजा था वो गोपा जनस्य और पूरा भेदता कहलाता था। द किंग वॉज नॉट द ओनर ऑफ द लैंड, राजा जो था वो जमीन का मालिक नहीं होता था। ही वॉज प्राइमरली द लीडर ऑफ द वॉर, वो युद्ध का नेता होता था। इसके बाद हेडिंग डालनी है जनतांत्रिक संस्थाएं, या इसको हम लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए उस समय 3 प्रमुख संस्थाएं थी, 3 प्रमुख सभाएं थी। ये इस बात को दिखाता है कि उस समय के प्रशासन में लोकतंत्र के जैसे लक्षण भी थे। हालांकि लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन उसके लक्षण विद्यमान थे। जैसे वहां पर जो संस्थाएं थी, 3 प्रमुख संस्थाएं, वो थी सभा, समिति और विदत। ये जो सभा थी ये श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों की संस्था थी, जैसे आज की हमारी होती है राज्यसभा। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, इन्हें सभावती कहा जाता था। इसके बाद दूसरी संस्था थी समिति, ये आम लोगों की संस्था थी, जैसे आज की लोकसभा। राजा का चुनाव करना या उसे हटाना इसी के हाथ में था। और एक और संस्था थी विदत, ये सबसे पुरानी संस्था थी। इसका कार्य होता था युद्ध में लूटे हुए धन का बंटवारा करना और धार्मिक कार्यों का आयोजन करना, ये इस संस्था का काम था। बात करें उस समय के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, टू कीप द किंग अंडर कंट्रोल, राजा को कंट्रोल में रखने के लिए देयर वर 3 मेन इंस्टीट्यूशंस या देयर वर 3 मेन assemblies। This shows that the administration had some features of democracy, कि उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ फीचर्स थे डेमोक्रेसी जैसे। उस समय 3 असेंबलीज थी, 3 इंस्टीट्यूशंस थे, सभा, समिति एंड विदत। सभा, दिस वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड नोबल पीपल, सिमिलर टू टुडेस राज्यसभा। Women also participated in the assembly, they were called सभावती। समिति, दिस वॉज एन असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल, ये कॉमन पीपल की असेंबली थी, कॉमन पीपल की सभा थी, सिमिलर टू टुडेस लोकसभा। इट हैड द पावर टू इलेक्ट, इसके पास इलेक्ट करने की यानी राजा का चुनाव करने की ताकत होती थी, और रिमूव द किंग या राजा को हटाने की भी ताकत इस समिति के पास होती थी। विदत, दिस वाज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, इट्स मेन फंक्शन वाज टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ ऑफ लूट, जो लूट में जो धन इकट्ठा होता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका काम होता था, एंड परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, और धार्मिक कार्यों का आयोजन करना भी इसी संस्था का काम होता था। अगली हेडिंग है प्रमुख अधिकारी, मेजर ऑफिशियल्स की बात करें तो राजा अकेले शासन नहीं करता था, उसकी मदद के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें रत्नीन कहा जाता था। द किंग डिड नॉट रूल अलोन, राजा अकेला शासन नहीं करता था। ही हैड सम ऑफिसर्स टू हेल्प हिम हु वर कॉल्ड रत्नीन, जिनको रत्नीन कहा जाता था। आइए इन अधिकारियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता था पुरोहित, यह वैदिक काल का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, यह गुरु और सलाहकार होता था, जैसे उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र गुरु के
नाम सामने आते हैं। पुरोहित यानी प्रीस्ट, ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द वैदिक पीरियड। ही वॉज द प्रीस्ट, टीचर एंड एडवाइजर ऑफ द किंग। फॉर एग्जाम्पल फेमस सेज लाइक वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। इसके बाद पुरोहित के बाद नंबर आता है सेनानी का, ये होता था सेना का प्रमुख। फिर उसके बाद ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, युद्ध में यह गांव के सैनिकों को लेकर जाता था। इसी प्रकार एक और अधिकारी होता था स्पष्ट, ये जासूसों को स्पष्ट कहा जाता था उस समय, जो जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। ग्रामणी तो हो गया हेड ऑफ विलेज। इन टाइम्स ऑफ वॉर ही यूज्ड टू टेक द सोल्जर्स फ्रॉम द विलेज टू द बैटलफील्ड। और स्पष्ट होते थे स्पाइस यानी जासूस। स्पाइस वर कॉल्ड स्पष्ट, जो जासूस होते थे उनको स्पष्ट कहते थे। दे यूज्ड टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक, ये जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अब सबसे बाद में बात करते हैं सेना और न्याय की, आर्मी एंड जस्टिस की। ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी। देयर वाज नो परमानेंट और नो रेगुलर आर्मी ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। युद्ध के समय कबीले के सभी पुरुष मिलकर लड़ते थे। ड्यूरिंग द वॉर टाइम ऑल द मैन ऑफ द ट्राइब गैदर्ड टू फाइट, और इसे मिलिशिया यानी नागरिक सेना कहते थे। युद्ध के समय जब कबीले के सभी पुरुष मिलकर लड़ते थे तो इसको कहते थे मिलिशिया यानी नागरिक सेना। और यह युद्ध मुख्य रूप से गायों के लिए लड़े जाते थे, जिन्हें गविष्टि कहते थे। गविष्टि यानी गायों की खोज। वैदिक काल में जो ज्यादातर युद्ध लड़े जाते थे वो गायों को लेकर ही लड़े जाते थे, क्योंकि गाय होती थी उस समय संपत्ति, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना ज्यादा अमीर। न्याय व्यवस्था खून के बदले खून या फिर हर जाने पर आधारित होती थी, और गाय की चोरी या गाय की हत्या उस समय गंभीर अपराध माना जाता था। वॉर्स वर फाउट मेनली फॉर काउज, these were called gavishti. Gavishti mean search for cows. Justice was based on blood for blood or paying compensation, paying penalty. Stealing और killing a cow was considered a very serious crime. बात करें उस समय की कर व्यवस्था की, टैक्स सिस्टम की, तो उस समय कोई नियमित टैक्स नहीं वसूला जाता था। प्रजा अपनी मर्जी से राजा को उपहार, अनाज, दूध, घी देती थी, तो उसको कहा जाता था बलि। यह स्वैच्छिक था, यानी अपनी मर्जी से था, जबरदस्ती नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये बलि एक अनिवार्य कर, एक मैंडेटरी टैक्स बन गया। देयर वॉज नो रेगुलर टैक्स कलेक्शन सिस्टम एट दिस टाइम। ऋग्वैदिक पीरियड में रेगुलर टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं था। द कॉमन पीपल यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स लाइक ग्रेन्स, मिल्क, घी टू द किंग विलिंगली, अपनी इच्छा से देते थे। दिस गिफ्ट वाज कॉल्ड बलि, और इस गिफ्ट को बलि कहा जाता था। दिस वाज वॉलंटरी, ये स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली दिया जाता था, बाई चॉइस दिया जाता था, नॉट फोर्स्ड, जबरदस्ती नहीं दिया जाता था, ये कोई जबरदस्ती नहीं लेता था इसको। हाउएवर इन द लेटर वैदिक पीरियड द बलि बिकेम अ मैंडेटरी टैक्स, एक कंपलसरी टैक्स बन गया, एक मैंडेटरी टैक्स बन गया उत्तर वैदिक काल आते आते। तो हमने समझा वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति को। अब इसके बाद अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। उसके सभी क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले ही परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनका रिपीटेशन बार बार हुआ है, जिससे कि आप एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर पाए। उनमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको पहले ही इन क्लासेस में बता भी चुका हूं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यूनिट आपने अभी तक कवर नहीं की हैं, वो उनसे होंगे, तो उनको भी हम उन क्लासेस में करेंगे। तो आने वाली जो क्लासेस होंगी वो बेस्ड होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और फिर जब हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपके पास हर यूनिट में से कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर होगा जो एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।